हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, एक्सरसाइज 6.1 में पहुंचे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में मैंने ये बोला था कि 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। तो आई होप आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन। मैं चलो आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ सबके। पहले क्वेश्चन में सर्कल के बारे में बात हो रही है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल वो फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब मुझे फाइंड करना है dA/dr, है ना। चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ये फाइंड करना है जब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तब, बराबर। r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला एरिया का। मैंने बताया था जिस चीज़ के बारे में जो चीज़ के रेट ऑफ चेंज फाइंड करने हो उसका फॉर्मूला हमको एनी हाउ पता होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे एरिया का चेंज फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। चलो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। dA/dr इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू r, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई कॉन्स्टेंट r² का हो जाएगा 2r, ठीक है। तो अब ये हो गया 2πr। चलो ये फाइंड करना है मुझे r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तब एंड 4 सेंटीमीटर हो तब। तो 3 सेंटीमीटर हो तब मतलब फॉर r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेट अस पुट r इक्वल टू 3, बराबर। 2 इंटू 3 इंटू पाई दैट इज 6 पाई। तो पहले अगर a पोर्शन में r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तब 6 पाई आंसर आएगा। एंड जब r इक्वल टू यहाँ पे अगेन 2 पाई r, जब r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तब 2 पाई इंटू 4 दैट इज 6 पाई 8 पाई, ठीक है। यूनिट लिखना भी ज़रूरी है और यूनिट आएगा क्या, तो सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है और एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, है ना। रेडियस सेंटीमीटर है तो ऐसा नहीं कि कैंसिल कर लो भाई, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल नहीं करना है। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ऐसा ही लिखना है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड में देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू, और रेट दिया है विथ पर सेकंड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है। तो ये दे दिया है दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। एंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया मतलब मैं चलो उसको एस ले लेता हूँ, सरफेस एरिया। हाउ फास्ट इट इज़ चेंजिंग मतलब चेंज इन सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू, डेफिनेटली टाइम ही फाइंड करना होता है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही फाइंड करना होता है। तो ये फाइंड करो। व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब उसको लेते हैं चलो x, वो होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। मुझे जो फाइंड करना हो, जैसे अगर कोई चीज़ दी है तो उसका फॉर्मूला और जो चीज़ फाइंड करनी है दोनों के फॉर्मूला से हमको एनी हाउ आंसर बनाना होता है। तो पहले तो जो चीज़ दी है उसके फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ v, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू x क्यूब एंड dv/dt। अगर विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का हो जाएगा 3x² इंटू x का फिर dx/dt। और ये क्यों होता है फाइंड करना, ताकि dx/dt, मोस्टली dx/dt की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, है ना। इसीलिए dx/dt फाइंड करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट करनी होती है ताकि इसका यूज़ भी हो जाए एंड dx/dt फाइंड भी हो जाए, ठीक है। तो dv/dt करो 3x पर dx/dt और dv/dt की वैल्यू है 8, 3x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू 12 दी है तो रख दो 12 का स्क्वायर दैट इज़ 144 इंटू dx/dt। तो फाइनली dx/dt इक्वल टू क्या हो गया भाई। अगर आपको कैंसिल वगैरह नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, और करना है तो भी कर लो, ऐसे ही रख दो और आगे इसको अंदर रखना है, आगे जाके ऐसा सोच के इसको छोड़ दो। आगे मतलब इसकी वैल्यू वैसे पुट करनी है तो वहाँ पे कैंसलेशन कर लेना, ठीक है। s का फॉर्मूला लगाएंगे, s मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6x²। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ds/dt जो मुझे फाइंड करना है दैट इज़ इक्वल टू 6x² का क्या होगा भाई 12x इंटू dx/dt
ठीक है, वैल्यू रख देते चलो 12 इंटू एक्स इक्वल टू क्या था भाई, एक्स इंटू था 12 है ना, एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 144। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 12 मतलब 144, ये 144 कैंसल, देन आंसर वुड बी 8/3। ओके, 8/3। अगेन क्या होगा यूनिट, तो सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट दी है, हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा है, चलो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस दैट इज आर, ठीक है, चेंज इन आर, वो इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज इन आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिया मैंने, क्योंकि उन लोग ने यहाँ पे पर सेकंड दिया है। ठीक है, ये दिया है। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, कौन से रेट पे इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है, और जब रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तब। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसके फॉर्मूला से स्टार्ट करो, बट उसके फॉर्मूला से स्टार्ट करने की, वैसे रेडियस के कोई फॉर्मूला से स्टार्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है। ये dr/dt तो डायरेक्टली इसके अंदर क्रिएट ही हो जाएगा, है ना, इसीलिए अगर इसके अंदर डायरेक्टली क्रिएट हो रहा है dr/dt तो फिर इसके फॉर्मूला से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। वरना हम इसके, जैसे यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम dv/dt दिया था, तो मुझे वॉल्यूम के फॉर्मूला से स्टार्ट करना पड़ा, फिर dx/dt फाइंड करना पड़ा, देन इसके में डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, s का डिफ्रेंशिएशन जब भी मैंने किया तब dx/dt यूज़ हुआ, तो मैंने यूज़ कर लिया। वैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर एरिया के फॉर्मूला से स्टार्ट कर लूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर, मतलब आर मैंने कैपिटल यूज़ किया है तो कैपिटल यूज़ करना, तो dA/dt विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करूँगा तो पाई इंटू 2r, एंड r का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t होगा dr/dt। तो ये फाइनली मुझे जो आंसर मिला वो उसमें सब कुछ मेरे पास है, देखिए r है, हाँ है, dr/dt है, हाँ है, तो आई कैन यूज़ दिस। तो ये चलो पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है भाई, तो r की वैल्यू है 10 एंड dr/dt की वैल्यू है 3, तो रख दो सब वैल्यू, क्या हो गया भाई 10 6 60 पाई, यूनिट क्या होगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना। ओके, सेंटीमीटर में सब यूनिट दी है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड। ओके, ये आपका आंसर। ओके, द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अगेन क्यूब के बारे में बात हो रही है, और उसकी एज मतलब उसकी जो साइड लेंथ है वो दैट इज़ एक्स, है ना। क्यूब की जो साइड लेंथ है उसको हम एक्स एज्यूम करें, तो एक्स जो है उसका चेंज दिया है विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेटली टाइम, उन लोग ने यूनिट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। ठीक है, ये दिया है। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो फाइंड करना है। एंड जब एज लेंथ x इक्वल टू 10 दिया हो तब, ठीक है, तो x इक्वल टू 10 यूज़ कर लेंगे हम इसके अंदर, ये फाइंड करने के टाइम। तो अगेन मैंने क्या बताया था, ये इसके फॉर्मूला से भी स्टार्ट करना है, इसके फॉर्मूला से भी स्टार्ट करना है, इसके फॉर्मूला को भी लगाना है, बट इसका जो फॉर्मूला है वो तो अलग से बनेगा नहीं, x का स्पेशली फॉर्मूला थोड़ी होता है लेंथ का। तो ये जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला x के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली वॉल्यूम के फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर ये क्रिएट होगा dx/dt। सो लेट मी क्रिएट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू t dv/dt, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो गया, देखो dx/dt, है ना, 3x² फिर x का dx/dt। अब वैल्यू रख लो सभी, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू dx/dt दिया है 3, तो फाइनली आंसर विल बी 3 3 900, वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, ये आपका आंसर। अगेन 5 नंबर, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक। मैंने क्या बताया था, एक लेक है, चलो एक लेक है, उसमें चलो एक स्टोन डाल रहे हैं हम लोग, एंड इन अ सर्कल वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये वो जो वेव जो है ना वो सर्कल में मूव कर रहा है डेफिनेटली, तो वो मूव करेगा तो डेफिनेटली ऐसे ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो वो कौन एक्चुअल में मूव कर रहा है, तो आर है ना, ये आर है वो बाहर की तरफ
सर्कल बड़ा हो रहा है मतलब वेव बड़े हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली चेंज किस में हो रहा है, रेडियस में, है ना। तो कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है भाई, आर में चेंज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रहा है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको इस तरह से इंटरप्रेट करो पहले। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो जब रेडियस 8 हो, व्हेन आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया, है ना, वो कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। चलो अच्छी बात है। अगेन क्या करो, ए के फॉर्मूला से स्टार्ट करो, दैट इज पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी फाइंड करना है। तो पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, है ना। पाई एज इट इज था, आर स्क्वायर का हो गया 2r एंड फिर r का डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू रख दो, चलो r की वैल्यू है 8 और ये 5, तो 2 इंटू 5 इंटू ये क्यों हो गया 8 इंटू 5, है ना। r इक्वल टू 8 है और डी आर बाई डी टी 5 है, चलो रख दिया। तो ये हो गया 8 5 जा 40 इंटू 2 दैट इज 80 पाई, है ना। यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके ओके, लेट्स हैव 6 नंबर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7। अगेन सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है। वैसे कैपिटल आर भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल आर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी रखो चलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव ही रखना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कम्फरेंस, सर्कम्फरेंस में कितनी स्पीड, सर्कम्फरेंस को सी बोल देता हूँ, उसमें कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला किसका, सर्कम्फरेंस का ना। हमको सर्कम्फरेंस में चेंज चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ चाहिए उसका फॉर्मूला तो एनी हाउ पता होना चाहिए। सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर, है ना। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी सी बाई डी टी फाइंड करने के लिए, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करो, 2 पाई इंटू आर का क्या होगा, डी आर बाई डी टी, रख लो चलो वैल्यू 2 पाई, और डी आर बाई डी टी दिया है 0.7, तो ये आंसर हो गया आई थिंक 0.782, दैट इज़ 1.4 पाई, और ये सर्कम्फरेंस मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड मिनट। अगेन पर मिनट दिया है, और ये रेक्टेंगल दिया है, समझ लो इसकी लेंथ x है और उसकी विड्थ y है ना। विड्थ y है, लेंथ x है, चलो कोई बात नहीं। और क्या दिया है भाई, लेंथ इज डिक्रीजिंग, है ना, dx बाई डी टी दैट इज़ -5, डिक्रीजिंग है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट है तो मिनट ही रखो भाई इसको पहले। फिर विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर, y में इंक्रीज हो रहा है, dy बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, 4 सेंटीमीटर पर अगेन मिनट। वन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, जब x इक्वल टू 8 हो, y इक्वल टू 6 हो, तो मुझे फाइंड करना है पैरामीटर में चेंज, dp बाई डी टी एंड da बाई डी टी, एरिया में चेंज। ठीक है, एरिया में चेंज da बाई डी टी, इतना फाइंड करना है। तो ये हो गया अपना डेटा। तो लेट्स हैव सॉल्यूशन। जो चीज़ें फाइंड करनी है उसी के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, पैरामीटर, तो पैरामीटर मतलब टोटल साइड का एडिशन, x प्लस एक्स दैट इज़ 2x प्लस 2y, है ना। तो 2x प्लस 2y, चलो 2 टाइम्स x प्लस y ऐसे भी लिख सकते हो। अब dp बाई डी टी फाइंड करना है, चलो dp बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x का dx बाई डी टी एंड y का dy बाई डी टी। चलो वैल्यू रख दो दोनों की, dx बाई डी टी दिया है -5 और ये 4, तो रख देने पे -5 प्लस 4 विच इज़ -1 इंटू 2 दैट इज़ -2 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और ये नेगेटिव में है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, सेंटेंस में अगर लिखना हो तो वे पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। ठीक है, ऐसा सेंटेंस अगर लिख रहे हो तो अच्छी बात है ना। मैंने बताया इस हिसाब से कि अगर आप एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हो ये सी चीज़ें, तो दैट विल ऑलवेज मेक गुड इम्प्रेशन, है ना, आपकी इम्प्रेशन अच्छी ही रहेगी उससे। सो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, वो आपने स्पेसिफाई कर लिया बाय यूजिंग नेगेटिव साइन।
फिर यहाँ पे नेगेटिव मत लिखना भाई, डिक्रीजिंग लिख दिया मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस का मैथमेटिकल मीनिंग है -2 सेंटीमीटर पर मिनट dp/dt, बट अगर सेंटेंस में लिख रहे हो तो फिर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। फिर नेक्स्ट पूछा है dA/dt, तो एरिया के फॉर्मूला से स्टार्ट करो। एरिया A इक्वल टू अगेन, अच्छा ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा x इंटू वाई। लेट अस फाइंड dA/dt, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, मल्टीप्लीकेशन रूल, x एज इट इज़, y का dy/dt प्लस y एज इट इज़, x का dx/dt, ठीक है। वैल्यू रख दो, चलो x की वैल्यू है 8, x इक्वल टू 8 और dy/dt है 4 प्लस y इक्वल टू 6 ना, कितना है 6, हाँ y इक्वल टू 6, dx/dt है -5, तो 8 4 जा 32 -30 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन 7 तक, और आगे भी 2 क्वेश्चन दिए थे, वो लास्ट में देखेंगे वापस उसके सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ओके। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता, बट फिर भी मैंने आपको इतने ही तक के क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन 8 में आज देखते हैं चलो क्या होता है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, आप फुलाते हो बलून को तो वो हमेशा ही स्फेरिकल शेप में है, ऐसा एज्यूम कर लो पहले, मतलब आप स्फेरिकल शेप के बारे में बात कर रहे हो आगे क्वेश्चन में, वो इसके सेंटेंस के मीनिंग है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, मतलब कितनी स्पीड से ये इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, कितनी स्पीड से आप फुला रहे हो भाई, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ना। तो मतलब क्या दिया है आपको, तो ये वॉल्यूम है ना, ये तो वॉल्यूम का यूनिट है, तो चेंज इन वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम है ना उसके चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दिया है ना। आप यूनिट से भी पता कर सकते हो कि भाई एक्चुअल में आपको क्या दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारा बलून है वो कितनी स्पीड से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज, मतलब फाइंड क्या करना है, रेडियस में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फाइंड करना है व्हेन रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। अब चलो रेडियस का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करते हैं, आर के फॉर्म में होगा उसका फॉर्मूला, हाँ तो फिर अप्लाई करेंगे उसको। चलो v इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो फॉर्मूला का लिस्ट लिखवाया था उसके अंदर है ये फॉर्मूला, है ना। सो फाइनली dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करने पे 4/3 पाई एज इट इज़, और आर क्यूब का होगा 3r², फिर r का dr/dt, है ना। अगेन 3 कैंसल, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 4 पाई r² dr/dt। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली ये स्टेप लिख लेते हैं, है ना, 4 पाई r² लिख लेते हैं, क्योंकि आप इन लोग को पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये 3 आगे आएगा, पावर में कम एक होगा, और 3 जो आगे आएगा वो ये 3 के साथ कैंसिल होकर डायरेक्टली 4 पाई r² dr/dt ये बन जाएगा। तो फिर उन लोग को ये एक स्टेप बच जाएगा उन लोग का, है ना। कोई बात नहीं, अगर स्टेप बचा रहे हो तो अच्छी बात है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्ज़ाम में, और नहीं भी बचा रहे हो और आपको परफेक्टली कैलकुलेट करके दिखाना है हर एक स्टेप को तो भी चलेगा, ठीक है। 4 पाई r² dr/dt, अब वैल्यू रख दो, चलो सबकी वैल्यू है r इक्वल टू है 15, 900 है dv/dt एंड dr/dt फाइंड करना है, तो dv/dt की वैल्यू रख लो 900, यहाँ पे रख लेता हूँ चलो, तो फाइनली 900 इक्वल टू 4 पाई r की वैल्यू है 15, तो 15 इंटू 15, ओके, 15 स्क्वायर है ना। तो चलो कैंसिल करने पे ये 15 6 जा 90 होता है, बराबर, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा दे देता हूँ, 15 60 जा 900 होगा, फिर 15 4 जा, है ना, और अगेन ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, इस तरफ बचा 1 और इस तरफ बचा पाई dr/dt, तो फाइनली आंसर dr/dt का क्या होगा भाई 1/पाई, और यूनिट क्या होगा भाई, r का यूनिट है सेंटीमीटर पर, यहाँ पे क्या दिया है सेकंड या मिनट, सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड,
Okay, that is your answer. Okay, let's have question number 9. A balloon which always remains spherical has a variable radius. मतलब रेडियस बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है. अल्टीमेटली बलून या तो हम फुला रहे हैं या फिर उसकी हवा कम कर रहे हैं, बराबर, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है. एनी हाउ, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. फाइंड क्या करना है मुझे, रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब डी वी बाई डी टी फाइंड करना है विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर. तो मतलब फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है विद द रेडियस, मतलब यहाँ पे विद द रेडियस से मतलब डी वी बाई डी आर एक्चुअल में पूछा गया है. चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस में ही 10 सेंटीमीटर जब हो, रेडियस खुद जब 10 सेंटीमीटर हो तब, है ना, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. तो मुझे एनी हाउ डी वी बाई डी आर फाइंड करना है. लेट अस फाइंड इट. v का फॉर्मूला क्या है भाई, स्फीयरिकल का 4/3 पाई आर क्यूब. विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम r डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई एज इट इज़ कॉन्स्टेंट. आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, है ना, और r का अगेन डी आर बाई डी टी तो होगा नहीं क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो फिर डी आर बाई डी आर दैट इज़ 1, है ना, तो r का 1 ही होगा डिफ्रेंशिएशन. चलो वैल्यू रख देते हैं, 3 कैंसिल, तो क्या हो गया ये भाई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, डी वी बाई डी आर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 10, तो रख देते हैं, चलो 10 का स्क्वायर 100, तो फाइनली हो गया ये 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर. ओके, डी वी बाई डी आर, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट इज़ 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर. ओके, वैसे बुक के अंदर पर सेकंड आंसर दिया है, बट आई डोंट थिंक सो वी कैन गेट आवर आंसर इन फॉर्म ऑफ सेकंड, है ना, क्योंकि सेकंड के फॉर्म में आंसर लाने के लिए फिर मुझे चेंज इन रेडियस भी चाहिए होता है, आगे वाले क्वेश्चन की तरह डी आर बाई डी टी भी चाहिए या फिर डी वी बाई डी टी, दोनों में से कोई एक आध चाहिए मुझे. यहाँ पे उन लोग ने सिर्फ डी वी बाई डी आर फाइंड करने के लिए बोला है, डी वी चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है, और सिर्फ रेडियस दिया है और कोई डेटा नहीं दिया है. सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला जाएगा. एंड देन व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, बस वो पूछा है. ओके, सो कभी कभी बुक में आंसर का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग होता है, बट वी हैव टू गेट अवर आंसर व्हेन एवर डेटा जो भी है उसके हिसाब से आंसर लाना होता है. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे. ओके, नंबर 10, अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल. अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है ना. अब तक हमने जो क्वेश्चन देखे वो सभी सर्कल वगैरह के थे, रेक्टेंगल के थे, तो उसमें फॉर्मूला वगैरह हम लगा देते थे, ज्योमेट्री के फॉर्मूला लगा देते थे भाई. सर्कल के फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया वॉल्यूम, वैसे रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता, रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला था हमारे पास. बट यहाँ पे ज्योमेट्रिकली उन लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है ज्योमेट्रिकल बेस पे कि एक लैडर है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ की है और वो एक वॉल पे ऐसे इंक्लाइन शेप में खड़ी है, बराबर, लीनिंग अगेंस्ट वॉल. तो समझ लो ये वॉल है, ऐसा समझ लो, बराबर, ये कोई वॉल है और ऐसी कोई लैडर है वो यहाँ पे ऐसे खड़ी है, बराबर, ये लैडर है. उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है भाई 5 सेंटीमीटर. ये जो लेंथ है वो लैडर की है. ठीक है, ओके. फिर द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. अब ये बॉटम जो है उसको अलोंग द ग्राउंड पुल किया जाता है, मतलब खींचा जाता है ना. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल. अवे फ्रॉम द वॉल मतलब वॉल की तरफ या फिर वॉल की दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ, है ना, अवे फ्रॉम दी वॉल, तो वॉल की दूसरी तरफ खींचा जाता है. तो चलो वॉल की दूसरी तरफ इसको खींचा, तो डेफिनेटली समझ लो इसके एंड को, लैडर के एंड को प्रैक्टिकली सोचो कि आपके पास एक लैडर है, दीवार के मतलब बाजू में ऐसी खड़ी है और आपने उसके नीचे वाले बॉटम को ऐसे बाहर की तरफ खींचा, बराबर. तो क्या होगा कि भाई ये बाहर की तरफ खींचा जाएगा, तब ये एंड हो, ये जो ऊपर का एंड होगा वो हमेशा ही नीचे की तरफ खींचा जाएगा, है ना. सो जो बॉटम है वो कितने रेट से बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, तो वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बाहर खींचा जा रहा है. अच्छा, तो ये एक्चुअल में क्या दिया है वो पता नहीं चल रहा है अभी, तो फिलहाल पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में क्या दिया है. बट इतना पता चला
कि बॉटम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अच्छा, वापस एक बार पढ़ते हैं। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अच्छा, ये जो हाइट होगी ये क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी वो हाइट होगी। किसकी हाइट? वॉल की, है ना। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑफ वॉल, है ना, ऑन दी वॉल। वॉल के पास जो हाइट होगी वो कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रही है। तो चलो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और पूछा गया है हाउ फास्ट इट इज़ चेंजिंग, मतलब डी एक्स बाई डी टी पूछा गया है। चलो इतना लिख लिया मैंने कि डी एक्स बाई डी टी पूछा गया है। चेंज इन हाइट, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन दी वॉल डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव होगा आंसर में मेरे ख्याल से। और वो कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रही है? व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर कितना होगा? फुट ऑफ द लैडर, ये जो फुट है वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर अवे, मतलब 4 सेंटीमीटर दूर होगा तब। तो ये जब 4 सेंटीमीटर होगा, फुट जब वॉल से 4 सेंटीमीटर होगा तब डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है। इतना पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। तो इतना पता चला तो ये भी पता चल गया होगा, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकाले वो भी पता चल गया होगा। नहीं चला है कोई बात नहीं, बताता हूँ। चलो से मैं इसको y ले लेता हूँ, y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ मैं। ओके, अब पता करो ये जो y है ये डिस्टेंस है, बराबर। तो हाउ फास्ट, मतलब यहाँ पे लिखा ना, सॉरी यहाँ पे कि भाई ये जो लैडर है उसके बॉटम को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर की तरफ खींचो, मतलब ये जो y है ना उसको बाहर की तरफ बढ़ाओ। y में इंक्रीज है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉटम अगर उस तरफ जा रहा है, बराबर उस तरफ जा रहा है, मतलब y में इंक्रीज हो रहा है ना। y में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है? तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो दिया है ना उन लोग ने, वो दिया है चेंज इन y 2 सेंटीमीटर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से y में हम चेंज कर रहे हैं। जैसे ये बॉटम बाहर की तरफ जा रहा है, वॉल की दूसरी तरफ जा रहा है, वैसे ही ये y बढ़ता जा रहा है। तो y में कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का मीनिंग निकाल लिया। ये जो है ना वो वॉल से बॉटम के बीच का डिस्टेंस है ना, उसमें चेंज दिया है। ठीक है, आई होप इतने तक पता चल गया होगा। फिर भी अगर पता नहीं चला है तो वापस 3-4 मिनट में जो मैंने ये समझाया ना वापस एक बार सुनो, ठीक है। और मुझे फाइंड करना है ये हाइट कितनी स्पीड से डिक्रीज़ हो रही है। डेफिनेटली मैंने क्या बताया था, जब ये बॉटम एंड वॉल की अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट साइड में भाग रहा है तब ऊपर का एंड डेफिनेटली नीचे की तरफ भागेगा, तो डेफिनेटली उसकी हाइट भी नीचे की तरफ जाएगी, है ना। वो जो ये हाइट है, वॉल की तरफ जो हाइट है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो उन लोग ने वही पूछा है कि भाई हाउ फास्ट इज़ इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब ये हाइट है वो कितनी स्पीड से डिक्रीज़ हो रही है, वो पूछी गई है ना। चलो अच्छी बात है। तो एनी हाउ मेरे पास x एंड y ये दो चीज़ है जो मेरे पास वेरिएबल है, और यहाँ पे डेटा में एक 5 सेंटीमीटर दिया है एक्स्ट्रा। तो जब भी ऐसे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन हो, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो ज्योमेट्री में कन्वर्ट होते हो, उसमें पहले मुझे हमेशा ही एक फॉर्मूला बनाना होता है। जैसे आगे 1 से 9 क्वेश्चन के लिए हमने एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था तो वो हमने यूज़ कर लिया। बट जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड हो तो वहाँ पे हमको ज्योमेट्रिकली एक फॉर्मूला क्रिएट करना होता है, जिसमें जो डेटा दिया हो ना उस पैटर्न के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से हमको एक फॉर्मूला बनाना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो डेफिनेटली ट्रायंगल के लिए तो हमेशा ही पाइथागोरस क्रिएट होता है, क्योंकि ये हमेशा ही 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस आप आराम से यूज़ कर सकते हो। भाई एक्स एंड वाई के फॉर्म में रिलेशन क्या होता है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। तो ये हो गया एक्स एंड वाई के फॉर्म में एक फॉर्मूला, बराबर। थोड़ी देर के लिए मैं अगर बाहर यहाँ पे साइड में सोचूँ कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो 2x विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t डेटा में पूछा है टाइम, बराबर। हाँ, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t दिया है ना, dy बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू t डेटा दिया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0, और मुझे फाइंड करना है dx बाई डी टी, तो वो यहाँ से मिल जाएगा, बराबर। तो dx बाई डी टी को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो होगा क्या, देखो
टू तो चलो ये कॉमन होके 0 के नीचे चला गया, तो ये dx/dt को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा -y dy/dt डिवाइडेड बाई x। तो मुझे मेरे पास कौन कौन से डेटा है, तो dy/dt है, फिर y की लेंथ भी दी है, चलो y भी है, बट क्या मेरे पास x है, तो x नहीं है। चलो x नहीं है तो मैं x पहले से ही फाइंड कर लूँ, तो x फाइंड करने के लिए चलो y इसके अंदर रख लूँ, y = 4 सेंटीमीटर इसके अंदर रख लूँ, y = 4 सेंटीमीटर इसके अंदर रख लूँ, तो मुझे x मिल जाएगा। तो x² = 25 माइनस y का स्क्वायर, और y मतलब 4 का स्क्वायर, सो दैट इज़ 25 माइनस 16 विच इज़ 9। सो x = हो जाएगा 3। वैसे तो ±3 लिखते हैं, बट ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। x मतलब क्या होती है, ये हाइट, तो हाइट हमेशा ही पॉजिटिव रखेंगे, तो वो हो गई 3। ठीक है, अब मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, है ना। तो मतलब ये अभी डेटा डिफ्रेंशिएट करने वाला डेटा अभी यूज़ होगा। अब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में अगर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में जो जो चीज़ें हैं वो सभी मेरे पास है ना। सो नाउ आई एम गोइंग विद द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला। x² + y² = 25 था, बराबर, x² + y² = 25 था। नाउ इफ आई एम डिफ्रेंशिएटिंग 2x dx/dt + 2y dy/dt, और इस तरफ 25 का डिफ्रेंशिएशन 0, एंड इफ़ आई एम मेकिंग dx/dt सब्जेक्ट, तो मुझे मिल जाएगा वही -y dy/dt डिवाइडेड बाई x, है ना। अब मेरे पास सब वैल्यू है माइनस एज इट इज़, y की वैल्यू है 4, है ना, y की वैल्यू है 4, एंड dy/dt कितना दिया है भाई, dy/dt है 2, ठीक है, 2 डिवाइड बाई x कितना मिला मुझे भी थोड़ी देर पहले, 3। तो फाइनली आंसर हो गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैंने बताया था शुरुआत में ही कि हाउ फास्ट इज़ इट्स हाइट डिक्रीजिंग, तो हाइट कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, मतलब dx/dt का आंसर मुझे नेगेटिव में मिलेगा। देखो आपको नेगेटिव में मिल गया आपको आंसर, dx/dt -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप यहाँ से एक सेंटेंस लिख सकते हो क्या, कि भाई हाइट ऑफ वॉल इज़ डिक्रीजिंग, है ना, वो डिक्रीजिंग होगा एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जब भी आप ऐसे सेंटेंस में लिखो तब आपको नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लिखना है, जो भी आंसर है उसको पॉजिटिव में ही रखना है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग था, आगे हमने जो भी करवाया उससे अलग था, और ये कैलकुलेशन मैंने साइड में इसीलिए किया कि भाई आपको एक्चुअल में ज़रूरत आगे क्या पड़ने वाली है, इस हिसाब से हम कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे x की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने पहले ये चेक किया कि भाई क्या क्या ज़रूरत है, वो ज़रूरत पता चल गई, x फाइंड करना था इसलिए मैंने x फाइंड किया, फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया, है ना। तो एग्ज़ाम में फिर आपको ये साइड में रफ में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहाँ पे तो पता ही होगा कि भाई x है, डेफिनेटली y है, तो x फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी ही, x एंड y पहले ही फाइंड कर लेना, x है तो y है तो x फाइंड कर लेना, उसके बाद ही डिफ्रेंशिएशन करना चालू करना, है ना, ताकि आपको कहीं पे जो वैल्यू ज़रूर पड़े वो सब वैल्यू पहले से आपके पास हो। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग है, आगे के 1 से 9 तक के क्वेश्चन से कुछ अलग है, तो इसको मैं IMP का नाम देता हूँ, है ना, IMP का नाम देता हूँ, आप इसको खास परफेक्टली रिवाइज करना, है ना। आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 11, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। वैसे इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा दिया है कि 6y = x³ + 2 वाले कर्व, समझ लो कोई ये कर्व है, बराबर, ये जो कर्व है वो ये 6y = x³ + 2 का कर्व है, और इस कर्व के अलोंग ये पार्टिकल है ना मूव कर रहे हैं, बराबर, कोई बात नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो मुझे ऐसा कोई कोऑर्डिनेट x का फाइंड करना है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है ना वो 8 टाइम्स ज़्यादा होगा x कोऑर्डिनेट में चेंज से, मतलब y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट के चेंज जितना होता है, ऐसा मुझे पॉइंट फाइंड करना है x y कोऑर्डिनेट, है ना। वंस अगेन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y में चेंज हो रहा है, इज 8 टाइम्स द फास्ट एज x कोऑर्डिनेट,
ठीक है, मतलब dy इक्वल टू 8 टाइम्स dx ऐसा दिया है। लेट अस dy बाई dx, ये तो इजी हो गया, dy बाई dx इक्वल टू 8। इससे मुझे इतना पता चला भाई dy बाई dx कितना होगा भाई, 8 होगा। तो अब मेरे पास डेटा में 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दिया है। तो चलो इसको यूज़ करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल बेस क्वेश्चन हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो फॉर्मूला है मेरे पास, उन लोग ने फॉर्मूला दिया है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं उस फॉर्मूला को डिफ्रेंशिएट कर लो। 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए x का dx बाई dx होता है, मतलब 1 होता है, x का 1 होता है, प्लस 2 का 0 है ना, इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया भाई, तो x² बाई 2। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उन लोग ने दी है 8, तो चलो रख लेते हैं इसकी वैल्यू 8 इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2। सो फाइनली एक्स क्यूब इक्वल टू 16। ओके, एक्स क्यूब इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू तो अच्छा यहाँ पे कहीं पे एरर की है क्या, हाँ ये ऊपर x² है, देखो ये स्क्वायर है और यहाँ पे मैंने क्यूब लिख दिया बाय चांस, बाय मिस्टेक। ये स्क्वायर है मतलब ये भी स्क्वायर है, ठीक है यहाँ पे। तो x² इक्वल टू 16 मतलब x इक्वल टू क्या होगा भाई, सी ये है ना, ये प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन ही है इसके जैसा। इसमें तो प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन है, मतलब ये लेंथ वगैरह है कि भाई y में इंक्रीज़ हुआ, x में इंक्रीज़ हुआ, वो सभी लेंथ वगैरह थी। भाई ये लेंथ है 4, ये लेंथ है डेफिनेटली 3, तो लेंथ हमेशा ही हम पॉजिटिव लेते थे यहाँ पे। बट यहाँ पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर एक कर्व है, उसके हिसाब से तो डेफिनेटली पॉइंट तो एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है पॉइंट, तो है ना। पॉइंट में जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो कोई भी क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसमें जो पॉइंट होंगे वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, वो तो प्लस और माइनस कोई भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा दिया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 4, सो डेफिनेटली व्हेन x इक्वल टू 4 तब y क्या होगा भाई, तो y की वैल्यू फिर ये कर्व में रख लो, 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2 में, तो एक्चुअल में y इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2 बाई 6, है ना। ओके, एक्स क्यूब प्लस 2 बाई 6, तो x की वैल्यू रख देते 4 का क्यूब कितना होगा, 64 प्लस 2 बाई 6, मतलब 64 प्लस 2 दैट इज 66 बाई 6 दैट इज 11। ओके, तो ये एक पॉइंट मिला मुझे, x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 11, एंड व्हेन x इक्वल टू -4 तो y इक्वल टू क्या होगा भाई, -4 का क्यूब प्लस 2 बाई 6, -4 क्यूब दैट इज -64 प्लस 2 बाई 6 विच इज इक्वल टू -62 बाई 6, मतलब -31 बाई 3, है ना। तो डेफिनेटली दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला मुझे, -4 -31 बाई 3। ओके, तो फाइनली मुझे दो पॉइंट कौन से मिले भाई, पॉइंट्स आर 4,11 एंड -4, -31 बाई 3। ओके, सो लाइक दिस हमको आंसर फाइनली लिखने होते हैं, एंड मैंने बताया उस हिसाब से अगर इस तरह के फॉर्म में आप आंसर लिखते हो तो इट विल ऑलवेज मेक योर गुड इम्प्रेशन इन एग्जामिनर, है ना। तो ये हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन, और इसको भी हम IMP कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि ये भी कुछ अलग क्वेश्चन है, आगे 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चन से कुछ अलग है ना। ओके, तो फिर आज यहाँ तक ही रखते हैं, वैसे भी टाइम इज़ मूविंग लाइक यू नो, बहुत ही स्पीड से जा रहा है टाइम, तो फटाफट से 11 तक के क्वेश्चन रखते हैं, और 11 से आगे जो है वो 12, 13, 14, 15, हाँ 15 तो मैंने दे दिया था आपको, 15, 16, तो सिर्फ बाकी कौन कौन से बचे, 12, 13, 14, ये 3 क्वेश्चन, एंड 17 एंड 18, है ना। ये 5 क्वेश्चन बाकी है। वैसे ये 5 क्वेश्चन में से भी आई थिंक सो आप आराम से 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, मुझे विश्वास है। अगर आपने ये 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन परफेक्टली किए हैं तो डेफिनेटली आपको 12, 13, 14 और ये जो 2 क्वेश्चन पीछे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी मैं इसके सॉल्यूशन डेफिनेटली दिखाऊंगा, है ना। तो आप कोशिश करना ये 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाए, नेक्स्ट मतलब कल तक हो जाए, होमवर्क में दे रहा हूँ, एंड इफ़ पॉसिबल हो जाए। ओके,
और नेक्स्ट लेक्चर में ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करूँगा, दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।